स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायांकर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई। ये एक स्पेक्युलेटिव डिस्कशन होने वाली है। आप जानते हैं कि फरवरी 2022 से ही रशिया और यूक्रेन के बीच एक युद्ध चल रहा है, यानी कि पिछले 8-9 महीनों से युद्ध चल ही रहा है। इनफैक्ट जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एट दिस मोमेंट ऑल्सो मिसाइल्स आर बीइंग फायर्ड, दैट मीन्स द वॉर इज स्टिल गोइंग ऑन। लेकिन हम लोग इस वॉर के ऊपर चर्चा नहीं करने वाले। मैंने आपको बताया एक स्पेक्युलेटिव डिस्कशन होने वाली, यानी कि हम लोग अनुमान लगाने वाले हैं कि क्या इंडिया पीस ला सकता है, कैन इंडिया मीडिएट, यानी कि इंडिया मध्यस्थी करके दोनों पार्टीज के बीच, रशिया और यूक्रेन के बीच ब्रोकर कर सकता है क्या सम सॉर्ट ऑफ अ पीस डील। इसके ऊपर चर्चा होने वाली है, राइट। इस डिस्कशन के दौरान आपको पता चलेगा कि वाई वी आर डिस्कसिंग दिस, क्योंकि एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं देयर इज पॉसिबल रोल फॉर इंडिया, जहां पे दोनों पार्टीज के बीच कहीं ना कहीं एक तरह की नेगोशिएशन की शुरुआत की जा सकती है। इंडिया एक मीडिएटर बन सकता है, और हम लोग यहां पे अनुमान लगाने वाले हैं कि अगर इंडिया मीडिएटर बनेगा तो उससे इंडिया को क्या फायदे मिल सकते हैं, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया। साथ ही साथ व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर इंडिया, ये भी हम लोग डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। नाउ टू गेट टू नो ऑल दैट इंफॉर्मेशन, विल इंडिया मीडिएट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ दैट, इस चीज को समझने के लिए बने रहिए मेरे साथ ऑन स्टडी IQ टिल द वेरी एंड। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यू आर एट द राइट स्पॉट। क्यों? क्योंकि स्टडी IQ का जो फाउंडेशन बैच है, इट इज दी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर जीएस प्रिपरेशन नीड्स। अगर आप यूपीएससी 2024 की तैयारी करना चाहते हैं या फिर सोच रहे हैं उसके बारे में, डू विजिट आवर वेबसाइट, या फिर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, द मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम अवेलेबल। ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा 19,000 में, लेकिन अगर आपको ये प्राइस चाहिए तो यू हैव टू यूज माय कोड राहुल लाइव। ऐप पे जाए या फिर वेबसाइट पे जाए, जब भी आप चेकआउट करोगे कंपनी का प्राइस इतना होगा, लेकिन जैसे ही कोड इस्तेमाल करके आप इसको अप्लाई करोगे तो प्राइस इतना आ जाएगा। और इतने प्राइस में आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा। 1000 घंटों से भी ज़्यादा आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी 2022 में, 1.5 महीना 2022, 23, 24 में भी। इसी में आपको मेंटरशिप प्रोग्राम भी मिलेगा। एक मेंटर आपके साथ रहेंगे फ्रॉम डे 1 टिल योर प्रिपरेशन जर्नी। ग्रुप मेंटरशिप प्रोग्राम भी है हमारे पास, इसी में वो इंक्लूडेड है। इसके अलावा प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी आपको इसी में मिलेगी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है। आपको टेंशन रहेगा कि यार मैं नोट्स कैसे बनाऊं, आपको क्रिस्प हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम। सो एवरीथिंग, द होल शिबैंग, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर प्राइस। ध्यान रखिएगा, क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 14th November। बिफोर दैट यू हैव टू एनरोल, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे और चर्चा करते हैं इस चीज के बारे में। मैंने आपको बताया कि वाई वी आर डिस्कसिंग दिस। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर ये मीडिएशन की बातें आप अभी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा का विषय बन चुका है कि कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्राइवेटली परसुएड करने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन को, यानी कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को, कि आप कुछ इस तरह की चीज दर्शाइए एटलीस्ट दैट यू आर विलिंग टू नेगोशिएट विथ रशिया। आप जानते हैं कि युद्ध में सी सॉ बैटल चल रहा था। पहले रशिया का अपर हैंड था, उसके बाद यूक्रेन को समर्थन मिला, सभी नेटो कंट्रीज का आर्म्स एंड एम्युनिशंस मिले, यूक्रेन ने भी रिटेलिएट किया, तो दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। कहीं ना कहीं रशिया बैकफुट पे चला गया। आई वुड से रशिया वुड बी विलिंग टू नेगोशिएट, लेकिन आप जानते हैं कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने स्टेटमेंट्स दे रखे कि आई विल नेगोशिएट विद रशिया विदाउट पुतिन, यानी कि पुतिन जब प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तभी मैं नेगोशिएट करूंगा। तो अभी कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, खबरें ये आ रही है कि दे आर ट्राइंग टू परसुएड, और आई वुड से दे आर ट्राइंग टू पुश वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की टू गो फॉर नेगोशिएशंस। अब ये क्यों? देखिए, किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि ये युद्ध इतना लंबा चलेगा। नोबडी एक्सपेक्टेड दिस। सभी को लगा था कि इट वुड रादर बी अ शॉर्ट टर्म वॉर, लेकिन ये एक्सटेंड हो चुका है और अभी विंटर आने वाला है। यूरोपियन यूनियन में प्रॉब्लम चल रही है, यूरोपियन कंट्रीज में प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पे एनर्जी की क्राइसिस चल रही है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हो रही है, यूएस में भी इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हो रही है, पूरे विश्व में प्रॉब्लम्स चल रही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं नेगोशिएशन की तरफ एक स्टेप जरूर आ चुका है। और इसी बीच आप जानते हैं कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इज विजिटिंग रशिया एज ऑफ नाउ, और इसके चलते काफी ज्यादा ट्रैक्शन भी आ चुका है कि क्या नेगोशिएशन होने वाली है। खबरें ये आ रही है कि 7 नवंबर 8 को एस जयशंकर, Indian External Affairs Minister, he would be in Russia where he'll be meeting with Sergei Lavrov and he'll also be meeting with Deputy Prime Minister Denis Manturov, right? Manturov से इनसे मिलेंगे। तो इसीलिए कई सारे लोग इस तरह की स्पेकुलेशन लगा रहे हैं, देयर आर कंजेक्चर्स दैट इंडिया माइट मीडिएट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। इनफैक्ट
समय अभी बदल चुका है। क्यों? क्योंकि जब युद्ध शुरू हुआ था तब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के तेवर कुछ और थे। देखिए, इस तरह के स्टेटमेंट्स आ चुके थे जहां पे आप जानते हैं कि इंडिया ने एक न्यूट्रल स्टांस मेंटेन किया हुआ है। इंडिया ने, मैं कहूंगा, रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया, रशिया के साथ इनफैक्ट ट्रेड बढ़ाया, राइट। तो इंडिया को धमकियां दी जा रही थी पहले। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो एडवाइजर थे, राइट, ब्रायन डेसी, व्हाइट हाउस के एडवाइजर थे, उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया अलाइन होगा रशिया के साथ देन दे हैव टू पे द कॉस्ट। इंडिया स्टूड ग्राउंड, राइट। इंडिया ने इन सभी चीज़ों से, इन बुलीज से इंडिया ने बिल्कुल, इंडिया डरे नहीं और दे स्टूड ग्राउंड। इनफैक्ट आप जानते हैं कि ऑयल ट्रेड हमारा बड़ा है रशिया के साथ। लेकिन अभी समय बदल चुका है। अभी यूएस में ही, दिस इज अ पीस फ्रॉम न्यूयॉर्क टाइम्स, जहां पे वो कह रहे हैं कि कुड इंडिया हेल्प ब्रोकर अ पीस डील इन यूक्रेन, राइट। इनफैक्ट इसके ऊपर पहले भी चर्चा हो चुकी है। जैसे कि यूरोप में फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने पहले भी कहा था, आप जानते हैं कि एक मीटिंग के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी का रैपो व्लादिमीर पुतिन के साथ काफ़ी अच्छा है, तो उन्होंने पुतिन से कहा था कि वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन इन दिस एरा, दिस इज नॉट अ टाइम फॉर वॉर। इन्होंने ये कहा था, लेकिन वॉर अभी तक रुका नहीं है। लेकिन उस समय पे मैक्रोन ने कहा था दैट इंडिया माइट बी विलिंग और इंडिया वुड बी इन अ बेस्ट पोजीशन टू मीडिएट बिटवीन दीज टू पार्टीज। इनफैक्ट इंडिया की तरफ से भी कई सारे स्टेटमेंट्स आए थे। आप जानते हैं कि पिछले महीने में एस जयशंकर, इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, ही विजिटेड ऑस्ट्रेलिया देन न्यूजीलैंड। वहां पे उन्होंने ये कहा, इंडिया इज विलिंग टू डू वॉट एवर इट कैन टू फैसिलिटेट अ सोल्यूशन टू यूक्रेन क्राइसिस। तो इंडिया की तरफ से भी इंडिकेशंस आ चुकी है दैट इंडिया इज इन अ बेटर पोजीशन। क्योंकि देखिए, इंडिया का हमेशा से रवैया रहा है नॉन अलाइनमेंट का। मैं कहूंगा अभी वो शिफ्ट हो चुका है नॉन अलाइनमेंट को, हम लोग कह सकते हैं इट हैज ट्रांसफर टू ऑल अलाइनमेंट या फिर मल्टी अलाइनमेंट। सभी प्लेयर्स के साथ हमारी रिलेशंस काफ़ी अच्छी है। आप किसी भी एरिया में देखिए, टॉक अबाउट साउथ ईस्ट एशिया, टॉक अबाउट वेस्ट एशिया, राइट, हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से बैलेंस किया है ईरान, इजराइल, सऊदी अरब वर्ल्ड को और इसराइल को भी। इसके अलावा हमारी काफ़ी अच्छी रिलेशन है विद वेस्टर्न कंट्री। जैसे हम लोग क्वाड के भी भाग है, हम लोग एससीओ की भी भाग है, हम लोग वेस्टर्न ब्लॉक के साथ भी अलाइंड है, लेकिन हम लोग साथ ही में ब्रिक्स के पार्ट भी है। तो काफ़ी अच्छे से इंडिया ने बैलेंस किया हुआ है। सो इंडिया वुड बी इन अ बेटर पोजीशन। इनफैक्ट यही कहते हैं एक्सपर्ट जेफ स्मिथ है, डायरेक्टर ऑफ एशियन स्टडीज सेंटर एट द हेरिटेज फाउंडेशन वॉशिंगटन। वो कहते हैं अगर रशिया और यूक्रेन एक्सप्रेस करे कि वो नेगोशिएट करना चाहते हैं, एक थर्ड पार्टी अगर मीडिएटर हो, थर्ड पार्टी आर्बिट्रेटर हो, तो उसके लिए इंडिया वुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट विथ गुड क्रेडिबिलिटी ऑन बोथ द साइड्स। सो इसीलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या इंडिया मीडिएट करेगा, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ट्रैक्शन आ चुकी है। अब बात आती है, अगर इंडिया मीडिएट करेगा, लेट अस इमेजिन हाइपोथेटिकल सिनेरियो कि इंडिया मीडिएट करेगा, तो क्या फायदे मिलेंगे इंडिया को, व्हाट आर द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ इट और व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर इट। लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले प्रॉस्पेक्ट्स या फिर प्रोस में कहूंगा, अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। ऑफ कोर्स देखिए, अगर इंडिया एक यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट, पहले इंडिया का रवैया ऐसा होता था कि अगर यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट चला तो इंडिया ठीक है चलने दो यार कुछ, लेकिन इंडिया नहीं उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन अभी इंडिया का ओहदा इतना बढ़ रहा है दैट वी आर गेटिंग इन्वॉल्व इन और वी आर ट्राइंग टू गेट इन्वॉल्व इन मीडिएटिंग अ यूरोपियन टसल जो यूरोप में चल रहा है, राइट। बेसिकली ईस्टर्न यूरोपियन रीजन या फिर यूरोपियन रीजन में टसल चल रही है, तो वहाँ पे हम लोग मीडिएट करने की बातें करें। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया और इट इज़ इन लाइन विद आवर फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो, क्योंकि हमारी पॉलिसी जो है नॉन अलाइनमेंट से, मैं ऑलरेडी बताया आपको, नॉन अलाइनमेंट से ऑल अलाइनमेंट की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं हम लोग, या फिर मल्टी अलाइनमेंट की तरफ। तो इसीलिए दिस इज इन लाइन विद दैट कि हम लोग रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशन चाहते हैं, वेस्ट के साथ भी अच्छे रिलेशन चाहते हैं, यूक्रेन के साथ भी अच्छे रिलेशन चाहते हैं। सो इट इज ऑल अलाइनमेंट पॉलिसी इटसेल्फ, दैट्स व्हाई इंडिया वुड बी अ बेटर कैंडिडेट। इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप आप जानते हैं, मॉर्निंग कंसल्ट की हम लोगों ने सर्वे के बारे में बात की थी दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी is the most popular leader, is most tall leader as of now, right? Beating even Joe Biden. तो मोदी as a popular leader, he has a very good rapport with many leaders. जैसे मैं कह सकता हूँ, मोदी has good rapport with Putin. Prime Minister Modi has very good rapport with Benjamin Netanyahu of Israel. मैं कहूँगा इससे पहले यूएस के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी काफ़ी अच्छा उनका रैपो था, इवन विद जो बाइडन वेरी डिसेंट रैपो। लेकिन अगर आप सवाल पूछें डज ही हैव गुड रैपो विद वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, एक क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा, बट नॉनदलेस ही इज राइट नाउ द टॉलेस्ट लीडर, हैविंग वेरी गुड रिलेशंस विद इमैनुअल मैक्रोन, मेनी लीडर्स फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम वेस्ट ऑल्सो। सो दैट मेक्स सेंस, राइट। और ये सेंस इसलिए भी करेगा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर अगर मीडिएट कर पाएंगे, अगर सक्सेसफुल रहेंगे, सो ही विल लीव अ बिग लेगेसी विच विल बी पार्ट ऑफ हिस्ट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट। इसके अलावा
बिगर एक चीज रही कि इंडिया का एक एक ओहदा बढ़ेगा एट द ग्लोबल लेवल, यानी कि इंडिया मीडिएट करेगा एक टसल को, मैं कहूंगा यूरोपियन टसल को। सो इंडिया का खुद का ओहदा बढ़ेगा, विच विल बी अ टेस्टिमनी फॉर इंडियाज ग्रोइंग स्टेचर। आप जानते हैं कि इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, हमारी डेमोग्राफी, हमारी पावर है, हमारी फॉरेन पॉलिसी काफ़ी असर्टिव बन चुकी है। दिस वुड बी अ स्टेप टुवर्ड्स दैट कि हम लोग अपनी जो जगह रहेगी ग्लोबल टेबल पे हम लोग उसको ऑक्युपाई करेंगे, उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम रहेगा ये। तो प्रोस तो बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल देयर आर मेनी प्रोस अगर इंडिया यहाँ पे मीडिएट करने के लिए ओपन रहेगा। अगर दोनों पार्टीज कहेंगे फाइन, देन इंडिया कैन बिकम अ वेरी गुड मीडिएटर। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी आएंगे इंडिया के सामने। सबसे बड़ा चैलेंज आएगा with respect to India's neutrality. Although India would be a very strong player, लेकिन इंडिया की न्यूट्रलिटी के ऊपर जरूर सवाल उठेगा। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों पार्टीज में अगर हम लोग देखें, यूक्रेन की बात करें, रशिया की बात करें, तो कहीं ना कहीं एक जरूर बायस दिख जाएगा कि वेदर इंडिया इज अ न्यूट्रल मीडिएटर और नॉट। क्योंकि आप देख सकते हो कि जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से इंडिया ने रशिया के साथ संबंध नहीं तोड़े, या फिर इंडिया ने आउटराइटली रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया है। इंडिया ने एब्सटेन किया फ्रॉम वोटिंग इन द यूएनजी, इन द यूएनएससी। इंडिया ने इनफैक्ट सैंक्शंस के बावजूद रशिया से बहुत ज़्यादा तेल इंपोर्ट भी किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक नॉन न्यूट्रलिटी का बायस जरूर लग सकता है, राइट। दिस इज वन ऑफ द इश्यूज। इसके अलावा मैं अगर आप सवाल पूछोगे कि सर इज इंडिया द बेस्ट कैंडिडेट, देखिए इंडिया का कॉम्पिटिटर मैं कह सकता हूँ टर्की होता था, राइट, टर्की। बट एज जेफ स्मिथ सेड हियर, इंडिया वुड बी अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। व्हाई? बिकॉज ऑफ कोर्स हम लोग बात कर सकते हैं टर्की की भी, राइट। टर्की एज अ कैंडिडेट, टर्की मैं कहूँगा नेटो का भाग है, रशिया के साथ भी उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन है, तो दे कुड हैव बिकम अ गुड ब्रोकर और अ गुड मीडिएटर। बट टर्की ऑलरेडी ट्राइड एंड फेल्ड। मैं कहूँगा दिस ईयर इन मार्च अप्रैल टर्की डिड ट्राई टू मीडिएट, और आप हम लोगों ने देखा रिजल्ट कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड। सो इंडिया इज द बेस्ट कैंडिडेट एज ऑफ नाउ टू मीडिएट। ऑल्दो मैं कहूँगा सवाल जरूर उठेंगे फ्रॉम यूक्रेन। अगर हम लोग यूक्रेनियन एक्सपर्ट्स की बात करें, एनालिस्ट की बात करें, वो जरूर कुछ प्रश्न उठाते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज एलिजियंस और इंडियाज डिपेंडेंस और रशिया। बट नॉनदलेस इंडिया ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोगों ने ऑल अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो की। ऐसा नहीं है कि रशिया हमारा एकदम परम मित्र है, राइट। हम लोगों ने, मैं कहूँगा वन आर्म डिस्टेंस मेंटेन किया सभी के साथ। सो वी आर गोइंग फॉर ऑल अलाइनमेंट। सो यूक्रेन और रशिया के बीच मीडिएटर अच्छे बन सकते हैं, बट अगेन गेनिंग यूक्रेनियन ट्रस्ट वुड बी वन चैलेंज। इसके अलावा सबसे बड़ा चैलेंज होगा इंडिया के लिए ये कि भैया पता होना चाहिए, अगर हम लोग मीडिएटर बनने वाले हैं तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि दोनों पार्टीज की एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर हम लोग रशिया की तरफ से बात करें, मैं कहूँगा रशिया वुड बी राइट नाउ ओपन फॉर नेगोशिएशन, क्योंकि वो बैकफुट पे है। इनफैक्ट व्लादिमीर पुतिन वुड बी लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ एस्केप रूट। तो अगर इंडिया एक एस्केप रूट दिला सके जहाँ पे फेस सेविंग मेजर वो अपनी पब्लिक को बता सके कि हम लोग इस युद्ध से कुछ गेन करके निकले हैं, दैट वुड बी अ पॉजिटिव। लेकिन अभी भी दोनों पार्टीज का रवैया पता नहीं है कि वेयर डू दे स्टैंड। अगर नेगोशिएशन टेबल पे भी उतरे हैं तो नेगोशिएशन टेबल पे हमें समझने की जरूरत है कि दोनों की डिमांड क्या है। क्या केवल सीज फायर है? आई थिंक सीज फायर वुड बी वेरी इजी टू अचीव। लेकिन दोनों पार्टीज हैव बीन क्वाइट एडामेंट, पिछले कई महीनों से एडामेंट स्टांस लिए हुए हैं। जैसे कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, अभी यूक्रेन ने भी रिटेलिएट किया है तो उन्होंने क्रीमिया का मुद्दा भी उठा दिया है। अब दूसरा मुद्दा होगा एनेक्स रीजन का। आप जानते हैं कि रशिया ने अनाउंस कर दिया कि हम लोगों ने 4 एरियाज उठा लिए हैं फ्रॉम यूक्रेन, जिसकी एनेक्सेशन वो अनाउंस कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने रेफरेंडम भी होल्ड कर दिया है, सारी चीज़ें हो गई। सो ये इशूज है कि क्या नेगोशिएशन में क्रीमिया का मुद्दा उठेगा, क्या नेगोशिएशन में इन एनेक्स रीजन को यूक्रेन वापस मांगेगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉसिबल मैं कहूँगा एक स्टेलमेट हो जाएगा कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। या फिर नेटो की मेंबरशिप पे, जैसे आप जानते हैं कि रशिया का पहला इंटेंशन क्या था कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की सरकार को हटा दे और वहाँ पे एक दूसरी प्रो रशियन गवर्नमेंट सेटअप करे, यानी कि प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट हट जाए, प्रो रशियन गवर्नमेंट आ जाए वहाँ। ये तो नहीं हुआ, तो वॉर चला, कुछ एरियाज इन्होंने एनेक्स किए हुए अभी। और इसी बीच आपने देखा होगा यूक्रेन ने भी ये कहा है कि हमारी नेटो की मेंबरशिप फास्ट ट्रैक कीजिएगा। और इस बीच पूरा वेस्टर्न ब्लॉक फंसा हुआ है। क्यों? एनर्जी क्राइसिस, इन्फ्लेशन, ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर कमिंग। सो वेयर विल बोथ द पार्टीज रीच? क्योंकि कंसेंसस आने के लिए दोनों तरफ से भी, अब मुझे हाथ मिलाना है किसी से, दूसरी तरफ से भी हाथ बढ़ना पड़ेगा। लेकिन इंडिया को यह समझना चाहिए कि दोनों पार्टीज
कितने कंसेशन देने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर इस नॉलेज से उतरेंगे, इसीलिए मीडिएटर का काम क्या होता है कि भैया आप कितने कंसेशन दे सकते हो, आप कितना कंसेशन दे सकते हो, और दोनों के बीच आपको सहमति लानी है। तो ये समझने के बाद ही मीडिएशन के अंदर अगर एंटर होंगे, दैट वुड बी वेरी वेरी ग्रेट। बट एज ऑफ नाउ इसके ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसके अलावा मैं कहूँगा इंडिया के सामने एक और चैलेंज भी है, एक्सपीरियंस ऑफ मीडिएशन, क्योंकि इंडिया के पास मीडिएशन का उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। इनफैक्ट मैं कहूँगा जब भी इंडिया का युद्ध हुआ है, मैं उदाहरण दे सकता हूँ 1965 का, 1965 में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तो मीडिएट यूएसएसआर नहीं किया था, तो हमारे पास मीडिएशन का उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं। ऑल्दो कुछ उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे कि 1950 का कोरियन वॉर इंडिया ने मीडिएट किया, इंडिया ने मेडिकल सप्लाईज भी प्रोवाइड की थी। आई वुड से इट हैज़ नॉट बीन हाईलाइटेड अ लॉट, बट दैट हैज़ बीन वन सक्सेसफुल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन मीडिएशन। इसके अलावा मैं आपको 1987 का श्रीलंकन क्राइसिस, श्रीलंकन सिविल वॉर में इंडिया ने मीडिएट करने की कोशिश की थी, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस गई थी, विच वॉज अ डिजास्टर, एवरीबडी नोज दैट। इसके अलावा रिसेंट टाइम से सूडान की बात कर सकते, सूडान में इंडिया ने, जब सूडान में सिविल वॉर चल रहा था, तो इंडिया ने ऑफर किया था कि मीडिएशन करेंगे, बट नॉन द लेस वी डू नॉट हैव दैट मच एक्सपीरियंस ऑफ मीडिएशन। तो ये एक चैलेंज हो सकता है। ऑल्दो मैं कहूँगा पिछले एक दशक में, एक या दो दशकों में इंडियन फॉरेन अफेयर्स, इंडियन मिनिस्ट्री हो गई, इंडिया के डिप्लोमेट्स हो गए, दे हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, और चीज़ों की शुरुआत ज़रूर हो सकती है, बट दैट वुड बी अ चैलेंज फॉर श्योर, क्योंकि ऐसा नहीं होना है कि आप अभी तक मैंने आपको बताया हमारी पॉलिसी रही है ऑल अलाइनमेंट की, सभी के साथ अच्छे रिलेशन चले, लेकिन हम लोग मीडिएशन में चले गए। मीडिएशन में इट शुड बी अ विन 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 सिचुएशन, यानी कि win for one party, at least they should get a feeling that they are winning, and the mediator should also win out of it, क्योंकि mediator has decent relations with both। ऐसा नहीं हो कि win and we lose both the parties, ऐसा नहीं होना चाहिए। and for that we need to have enough expertise in that area। but हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग पिछले एक दो दशकों में काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने improve की हुई है, but let us see what happens। so these are the potential challenges, these are the potential benefits। again जैसे कि मैंने शुरुआत की थी, ये पूरा एक स्पेकुलेटिव डिस्कशन, एक अनुमान है। सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए कि इंडिया शुड स्टार्ट दैट मीडिएशन, उसके बाद दीज आर द बेनिफिट्स एंड द चैलेंजेस। लेट्स वेट एंड वॉच कि इंडिया का रवैया क्या होगा, क्योंकि अभी फिलहाल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर की मीट चल रही है, तो उसमें से जो भी खबरें आएंगी उसके ऊपर हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। इफ़ देर इज़ एनी डेवलपमेंट विल डिस्कस दैट फॉर श्योर ऑन स्टडी IQ। बट दैट इज इट राइट नाउ। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि फ़ायदे क्या है, पोटेंशियल नुकसान या फिर चैलेंजेस क्या होंगे इंडिया के लिए। I hope you have understood that. If there is any traction on this, if there is any news on this, we'll discuss that again on Study IQ. But that is it right now here. Thank you for watching this video, and you know that if you like this video, अगर आप मुझे follow करना चाहते हैं, अगर आपको कोई suggestion है, doubt है, feedback है, complaint है, कुछ भी हो, you can message me directly on Instagram on this particular ID. I do respond on Saturdays and Sundays. Thank you for watching this video. Jai Hind. Hi everyone, my name is Prajwal and I am preparing for UPSC 2024. इस जर्नी में मेरा स्टडी IQ ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। इनकी ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग सेशंस एंड प्रॉपर मेंटरशिप के द्वारा हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से UPSC की प्रिपरेशन कर पा रहे हैं, और इसके लिए मैं स्टडी IQ की पूरी टीम का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।